हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ यामिनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 महासागर एवं महाद्वीप, जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर है। राइटर जूल्स वर्न 1817 का वाक्यांश लेते हुए महासागर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहां मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। कहने का मतलब यह है कि महासागर में ही सब कुछ समाया हुआ है और ये पृथ्वी के 70 से 71% भाग जल के रूप में हमें पता है कि व्याप्त है। ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो महासागरों से हुई थी, तो कौन जानता है कि इसका अंत भी उसी में ही ना हो जाए, कि जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से ही इसका अंत हो जाए। Who's know? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइटर ने पिछले कक्षा के जैसे ही क्वेश्चन से ही अपने चैप्टर की शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले नंबर पे वो है महासागर एवं महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या है एवं उनका वितरण कैसा है। और सेकंड क्वेश्चन है महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही पूरे चैप्टर चलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं कि राइटर ने जो है एक डायग्राम दिया है और बताने की कोशिश किया है कि अंतरिक्ष से देखने पर जो हमारा पृथ्वी है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 71% भाग तो हमारा पृथ्वी जो है वो पानी कंटेन करके रखी है, तो स्पेस से देखने पर जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब एक चीज देख लेते हैं कि ग्लोब पर, मैप पर, मानचित्र पर, नक्शा पर जो भी बड़ी जलराशियां हमें ब्लू कलर में दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, जो भी बड़ी जलराशियां ब्लू कलर का जो दिखाई देता है उसको महासागर कहते हैं, और जो ग्रे कलर, जो भूरा कलर का दिखाई देता है उसे महाद्वीप कहा जाता है। 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, और 1/4 भाग जो है वो भूमि है। 1/4 भाग जो है उसमें लैंडफॉर्म्स होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे एड ऑन किया गया है कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्थिति है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण को बताने को कोशिश किया गया। यहाँ पे ये जो हमारे बायां साइड है वो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, और ये जो हमारे दायां साइड है वो दक्षिणी गोलार्ध को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागर है और महाद्वीप है, उसका जो वितरण है वो समान रूप से नहीं है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप जो है ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का जो वितरण है वो अधिक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताने की कोशिश की गई है, जैसे सागर क्या होता है? सागर महासागर का छोटा रूप होता है, महासागर का छोटा स्वरूप होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सागर मिलकर के महासागरों का निर्माण करती है। अब जो बे होता है और गल्फ होता है वो तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो दोनों समान ही होता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। कैसे? जो बे होता है उसमें जो जल की एंट्री होती है, जो वाटर का फ्लो होता है वो नैरो होती है, संकरी होती है। जैसे एक छोटा सा लूप आकर के जो है वो बड़ा आकार ले लेता है, लेकिन जो गल्फ होता है, जो खाड़ी होता है, उसमें जल की एंट्री जो होती है वो चौड़ी होती है बे के सापेक्ष। मतलब अगर हम बे देखें
तो वो इस टाइप से नैरो उसका एंट्री होगा और फिर वो चौड़ा होते जाता है। लेकिन अगर हम गल्फ की बात करें तो उसका जो एंट्री है वो चौड़ा होगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से होते जाता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दैट। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समुद्री जीवन है। समुद्री जीवन है मतलब समुद्र में किस किस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। कुछ इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जिसमें सबसे पहले है प्रवाल भित्ती। फिर हमें दिखाने की कोशिश किया गया है समुद्री एनीमोन पर तारामीन। इसके बाद शार्क, डॉल्फिन और ये है फिर स्पर्म व्हेल, माँ और शिशु को इसमें दर्शाने की कोशिश किया गया है। और फिर हो जाता है हमारा शैवाल, फिर है ये पेंगुइन, फिर उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियां। कितना प्यारा ब्यूटीफुल लाइफ है समुद्र में। और क्या आप जानते हैं कि स्पर्म व्हेल या जो यहाँ पे माँ और शिशु को दर्शाने की कोशिश किया है ये एक जलीय जीव तो है ही लेकिन ये स्तनधारी भी है। तो अगर महासागर या समुद्र में ऐसे गोता मारने का मौका मिले तो बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि इस टाइप का अद्भुत जीवन का जो अनुभव आप ले सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा महासागर और महाद्वीप। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। 7 महाद्वीप में सबसे पहले है एशिया, फिर है यूरोप, फिर है अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और लास्ट आपका ओशिनिया जिसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है। और 5 महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया, फिर उसके बाद आ जाता है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद 4th नंबर पे है साउथ अमेरिका, 5th नंबर पे है अंटार्कटिका, 6th नंबर पे है यूरोप और 7th नंबर पे है ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। और अगर महासागरों की बात करें तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और उस सबसे लास्ट में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ कि जो प्रशांत महासागर होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो आकृति होता है वो गोलाकार होता है या वो ओ आकृति की होती है। वहीं अटलांटिक महासागर की जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है वो एस आकार की होती है और हिंद महासागर की जो स्ट्रक्चर है, हिंद महासागर की जो आकृति है वो ट्रायंगल होती है। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से मिलकर के हमारा जो पृथ्वी है वो परिपूर्ण है, हमारा जो पृथ्वी है वो बना हुआ है। ऐसे ही पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग में जल राशियां फैली हुई है और 1/4 भाग में जो है वो भूखंड है, महाद्वीप है, द्वीप है, सारी चीज 1/4 भाग में आ जाता है। फिर अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ या जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग में जो है वो जल फैला हुआ है, फिर भी पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल का संकट क्यों होता है इसमें चर्चा करने की बात की है। तो एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता देना चाहती हूँ, जो वाटर बॉडी है, जो पृथ्वी में वाटर बॉडी है, जल राशियां हैं, उसका कुल जल का प्रतिशत कितना कितना है एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्यों इतना संकट होता है हमें। तो वाटर बॉडी का 97.25% जो भाग होता है वो महासागर में होता है। अब महासागरों का पानी जो होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। वही 2.05% जो होता है वो हिमावरण एवं हिमनद में होता है, आइस कैप्स एवं ग्लेशियर में होता है। भूजल जो ग्राउंड वाटर है वो 0.68% है। जो झीलें हैं, जो लेक्स है, उसमें 0.01% पानी। मृदा आर्द्रता सॉइल मॉइस्चर 0.005%, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में 0.001%, धाराएं एवं नदियों में जो है 0.0001%। वही जीवमंडल जो बायोस्फीयर है उसमें 0.00004% तक की जो वाटर बॉडी है वो पाई जाती है। इसलिए अधिकांश भाग जो है वो महासागर में है, जो 97.25% है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए जल की कमी हमें दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे समुद्री महासागरों एवं सागरों में पाए जाने वाले
अथवा उससे संबंधित होते हैं। तो जितने भी महासागर एवं सागरों में पाए जाने वाले थिंग्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसको समुद्री बोला जाता है। समुद्र से रिलेटेड सारी चीजें होती है। वही वनस्पति जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उसको वनस्पति जगत के अंतर्गत रखते हैं। और प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जगत की श्रेणी में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ एक तालिका दी गई है। नीचे दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित है। तो हम जानते हैं कि ये जो रेखा होती है वो होती है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध है और इसके जो नीचे रहता है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो इन दोनों गोलार्ध में कौन कौन सा जो महासागर है उसका लोकेशन कौन कौन सा है ये हमें पूछ रहा है। तो प्रशांत महासागर जो है वो किस गोलार्ध में है? तो प्रशांत महासागर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये दोनों में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वही अटलांटिक महासागर ये भी उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो इसमें भी दोनों आ जाएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। वही हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध में भी थोड़ा सा है और दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये दोनों में आ जाएगा। वही दक्षिणी महासागर जो है वो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, इसमें नहीं है उत्तरी गोलार्ध में। और आर्कटिक महासागर जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे जो है वही बात फिर से बताई गई है कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है। जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद में जो है वो अटलांटिक महासागर आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है। चौथे नंबर पे जो है वो दक्षिणी महासागर है और 5वें नंबर पे यानी कि सबसे छोटी जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। वहीं यहीं पे अगर मैं बात करूं कि महाद्वीप में से कौन सा है, तो ये जो यूरेशिया है वो एशिया और यूरोप दोनों मिला करके जो है वो यूरेशिया है। लेकिन अगर यहाँ से काट दिया जाए, यूराल पर्वत इसको काटती है, तो यहाँ पे यूरोप आ जाता है और यहाँ पे एशिया। तो महाद्वीप में सबसे बड़ा है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका और उसके बाद यूरोप आ जाएगा। फिर सबसे छोटा है हमारा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये है हमारा प्यारा सा देश भारत। इसमें हिंद महासागर का 2 भाग यहाँ पे बच जाता है या दिखाई देता है, जिसमें हम एक को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और एक को बोलते हैं अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, प्रेजेंट है, विद्यमान है। और अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप समूह पाया जाता है। ये जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, वो हिंद महासागर के 2 भाग हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। तो अब देखिए, महाद्वीपों की गिनती हम अलग अलग तरीके से करते हैं। मेनली जो हमें याद रखना है वो हमारा 7 महाद्वीप है। लेकिन यदि कहीं पे 4 महाद्वीप बोले जाए, इसका मतलब यह है कि अफ्रीका और यूरेशिया इसको एक महाद्वीप माना गया है। अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक महाद्वीप माना गया है। अंटार्कटिका को एक महाद्वीप माना गया है और ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप माना गया है। इस प्रकार से ये 4 महाद्वीप यहाँ पे बताया गया है। अगर 5 महाद्वीप बोल रहे हैं तो अफ्रीका को एक महाद्वीप माना है, अमेरिका को एक महाद्वीप माना है, अंटार्कटिका को एक महाद्वीप माना है और ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप और यूरेशिया को एक महाद्वीप माना गया है। इस प्रकार के 5 महाद्वीप यहाँ पे बताया गया है। और अगर 6 महाद्वीप की बात कर रहा है, अगर बोल रहा है कि 6 महाद्वीप है, तो अफ्रीका को एक महाद्वीप माना है, अंटार्कटिका को एक महाद्वीप माना है, ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप माना है, यूरेशिया को एक महाद्वीप माना है, उत्तरी अमेरिका को एक महाद्वीप माना है और दक्षिणी अमेरिका को 6वां महाद्वीप इसमें माना गया है। और अगर 7 महाद्वीप की बात करें तो 7 महाद्वीप में हम जानते हैं कि अफ्रीका एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका या दूसरा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया तीसरा है, एशिया जो है वो चौथा है, उत्तर अमेरिका 5वां, फिर 6वां दक्षिण अमेरिका और 7वां जो है यूरोप।
तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर विद्यमान है। तो हम बेसिकली 7 महाद्वीप ही मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली हम वही देखते हैं कि 7 महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर है। आगे कुछ चीज यहाँ पे बताई गई है, एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ओलंपिक खेल का जो खेल होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है। इसमें जो छल्ला होता है ये विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक होता है। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। तो ये एडिशनल चीज है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हमारा द्वीप किसको बोला जाता है, द्वीप किसे कहते हैं। तो इसमें बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है कि चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। तो हम बोलते हैं कि महाद्वीप भी तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आकार का डिफरेंस होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है कि जो महाद्वीप होता है वो बड़ा होता है और द्वीप जो होता है उनसे छोटा हुआ होता है। जैसे कि हम जैसे भारत का जो हम नक्शा देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इसको द्वीप बोला जाता है, जो महाद्वीप से छोटा होता है। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ तो रहता ही है, लेकिन महाद्वीप से जो है वो छोटा रहता है। इसकी जो अधिकांश भाग है वो पानी के नीचे जो है दबी हुई है या फिर डूबी हुई रहती है, और जो छोटा सा भाग रहता है वो हमें दिखाई पड़ता है, तो इसको द्वीप बोला जाता है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। उसके आकार को जैसे हम समझे तो भारत के जो सबसे बड़े 10 राज्यों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़कर जो है ग्रीनलैंड जो है वो हमें दिखाई। जैसे मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के बीच में, आर्कटिक महासागर के बीच में जो ये लैंड दिख रहा है, ये जो द्वीप दिख रहा है, इसको ग्रीन लैंड बोला जाता है। फिर आगे है, भारत में कुल 1300 से अधिक द्वीप है। इसमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है, एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है, जो अभी मैंने दिखाया था वही है। और आगे अगर देखें तो एक और फैक्ट है कि 1981 से भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिका में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक कठोर और ठंडी है। 1983 में भारत में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक जो पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है वो स्थापित किया गया था। बाद में जो है वो 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए, और इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए हैं। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर की व्यवस्था भी की गई है। तो ये फैक्ट चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक और फैक्ट चीज है कि इसमें से आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि हम जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं 8 जून को। एक और फैक्ट चीज है कि 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश में प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए। जानमाल की अत्यधिक क्षति हुई थी। फैक्ट्स हैं, इनको तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मेंस के दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सुनामी है वो कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यधिक विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार के पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने में उपायों में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मतलब इस क्लास का जो कंक्लूजन है, समरी है, वो आ गया है, क्लास एंडिंग की ओर पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। एक अच्छा सा डेफिनेशन यहाँ पे देने की कोशिश किया गया है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम 7 महाद्वीप को ही मानेंगे। हम देख चुके हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। वही महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करती है और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्रिया का क्लाब जो है, कुछ परियोजनाएं दिए गए हैं, इसको आप देखिएगा। अगर नहीं बन पाए तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।